हेलो एवरीवन, मैं नवीन ढाबले, लेक्चरर सीएसई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में आपके कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं ये हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हम एक बेसिक डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, तो वो देखेंगे पहले। जैसे कि यहाँ पर टोकन्स क्या होते हैं। तो टोकन्स जो भी हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इसमें जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम बोलते हैं टोकन्स। यानी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम बोलते हैं टोकन्स। तो यहाँ पर कीवर्ड्स हो गए, आइडेंटिफायर्स हो गए, कांस्टेंट हो गए, स्ट्रिंग हो गए, ऑपरेटर हो गए, ये सब हमारे क्या हैं, टोकन्स। इसके बाद है हमारा कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि रिज़र्व होते हैं, जिनका काम फिक्स होता है कि इनको ये टास्क परफॉर्म करना है। जैसे हमारा हो गया इंट। तो इंट क्या करता है, हमारा वेरिएबल क्रिएट करके देता है हमें, जो भी हम उसके आगे लिखते हैं। जैसे इंट ए कोमा बी लिखा तो हमने दो वेरिएबल जनरेट कर देता है, ए और बी। तो ये हमारे सारे रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, और इन रिजर्व्ड वर्ड्स को हम एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे कीवर्ड्स। इनका मीनिंग कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है, उसके बेस पे वो टास्क परफॉर्म करता है। इसके बाद है हमारे आइडेंटिफायर एंड कॉन्स्टेंट्स। तो जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं या फंक्शंस बनाते हैं, तो वो हमारे होते हैं आइडेंटिफायर्स। जैसे कि हम कोई भी वेरिएबल बनाया, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया इंटीजर ए, तो ए वेरिएबल है। तो ये जो भी वेरिएबल हो गए, फंक्शन हो गए जो हम बनाते हैं, जो यूज़र बनाता है, वो होते हैं सारे आइडेंटिफायर्स। फंक्शन, वेरिएबल, एरे, क्लासेस, जो भी यूज़र डिफाइंड है वो होते हैं हमारे वेरिएबल्स। और कांस्टेंट मींस जिनकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम्स एक ही वैल्यू रहती है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो आइडेंटिफायर और कांस्टेंट्स को बनाने के लिए कुछ रूल होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। तो वो रूल हम देखते हैं यहाँ पर एक एक करके। कि पहला रूल है ओनली अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर आर परमिटेड। तो केवल अल्फ़ाबेट्स यानी स्मॉल ए टू जेड और कैपिटल ए टू जेड ये अलाउड है। डिजिट्स अलाउड है 0 to 9। उसके बाद अंडरस्कोर, तो जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं उसमें से केवल हमें अंडरस्कोर अलाउड है वेरिएबल नेम्स के अंदर। फिर सेकंड रूल है द नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट। तो जो हमारा वेरिएबल नेम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। तीसरा है अपर केस एंड लोअर केस आर डिस्टिंक्ट। तो स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ए डिक्लेयर्ड कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको कीवर्ड को आप एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये 4 रूल हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हम अभी कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये हमारे रूल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, और ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम है या वैलिड आइडेंटिफायर है और कौन सा इनवैलिड है। तो पहला हम देखते हैं ABS_89। तो हमारे पास रूल है अल्फ़ाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर। तो पहले में ये तो सब आ रहे हैं। दूसरा रूल देख लेते हैं नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट। तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा है डिजिट से, ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद अपर केस एंड लोअर केस, तो ये भी ठीक है, और ये कीवर्ड भी नहीं है, तो ये वैलिड आइडेंटिफायर है। इसके बाद हम दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं 9AJS_10। तो ये हमारा इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि यहाँ पर कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? रूल बी, नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट। तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल नेम है ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा। तो तीसरा हमारा वैलिड है क्योंकि इसके अंदर ओनली अल्फ़ाबेट आ रहा है। तो ओनली अल्फ़ाबेट अलाउड है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारा वेरिएबल नेम जो बना रहे हैं हम, उसमें अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर तीनों होने चाहिए। कोई भी मतलब ये जैसे यहाँ पर अल्फ़ाबेट है ओनली,
डिजिट और अंडरस्कोर नहीं है, तो ये भी वैलिड वेरिएबल नेम है। इसके बाद हमारा ये फोर्थ है, तो फोर्थ भी वैलिड है क्योंकि यहाँ पर जो ये स्टार्ट हो रहा है ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट्रिक्शन केवल डिजिट के ऊपर है, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है, तो ये भी वैलिड है। इसके बाद फिफ्थ वाला देखते हैं हम। तो फिफ्थ है हमारा एवरेज अंडरस्कोर 10, तो ये भी वैलिड है क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर और डिजिट्स आ रहे हैं। इसके बाद 6 है हमारा ऑटो, तो ये ऑटो जो है हमारा ये होता है कीवर्ड, तो ये हमारा वैलिड नहीं है, इसको हम एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा रूल वायोलेट कौन सा हो रहा है? डी, ए डिक्लेयर्ड कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम, कीवर्ड को एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद है ऑट AUT $4ABC। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि स्पेशल सिंबल्स में ओनली अंडरस्कोर अलाउड है, तो यहाँ पर हमारा रूल वायोलेट कौन सा हो रहा है? ए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर अलाउड है। यहाँ पर हमारा जो सिंबल आ रहा है वो डॉलर है, तो ये इनवैलिड हो गया। तो ये कुछ रूल्स हैं, तो जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल बनाते टाइम आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, इन रूल्स का ध्यान रखना है, इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। ये लिस्ट है C++ में जो कीवर्ड्स हमारे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये सारी एक पूरी लिस्ट है, ऑटो, ब्रेक, केस, कैच, केयर, क्लास, कांस्टेंट, तो ये सारे हमारे जो हैं कीवर्ड्स हैं और इनको हम एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये सारे हमारे C++ के कीवर्ड्स हैं। इसके बाद हमारे बेसिक डेटा टाइप। तो C++ में डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर C++ में डेटा टाइप हो गया कौन सा? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो पहला हम देखते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के अंदर क्या क्या आता है। तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के अंदर आता है हमारा स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, क्लास हो गया, एनिमरेशन हो गया, ये सब आते हैं हमारे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स में। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा ये हो गया बिल्ट डेराइव्ड डेटा टाइप्स। डेराइव्ड डेटा टाइप्स के अंदर आपके कौन कौन से आते हैं? एरे हो गया, फंक्शंस हो गया, पॉइंटर हो गया और रेफरेंस वेरिएबल हो गया। तो ये होते हैं हमारे डेराइव्ड डेटा टाइप। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बिल्ट इन डेटा टाइप्स। तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स के अंदर क्या आता है हमारा? बिल्ट इन डेटा टाइप्स के अंदर 3 कैटेगरी है, इंटीग्रल टाइप, वॉइड और फ्लोटिंग टाइप। फिर इंटीग्रल टाइप में 2 कैटेगरी है, एक इंटीजर हो गया और एक कैरेक्टर हो गया। इसके बाद वॉइड जो है हमारा, इसके अंदर वॉइड मीन्स नथिंग, कुछ भी वैल्यू नहीं रिटर्न करता है। इसके बाद हमारा हो गया फ्लोटिंग टाइप में। तो फ्लोटिंग टाइप में है हमारा फ्लोट और डबल। तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स के अंदर हमारे 3 कैटेगरी हैं, इंटीग्रल, वॉइड और फ्लोटिंग टाइप। तो ये हमारा एक डायग्राम है जिसके अंदर हमने बता रखा है कि C++ में डेटा टाइप्स कैसे अरेंज है। ये C++ डेटा टाइप्स की रेंज है, मतलब कहाँ से, जैसे कि कैरेक्टर है ये 1 बाइट लेता है और -128 से 127 इसकी रेंज है। इसके बाद अनसाइंड कैरेक्टर है, ये भी 1 बाइट लेता है और इसकी रेंज हो गई 0 to 256। इसी तरह से ये पूरा चार्ट है जिसमें आपको डेटा टाइप्स C++ में जो डेटा टाइप्स हैं उनकी रेंज और कितनी वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो बताया हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हमने देखे कि स्ट्रक्चर एंड क्लासेस। तो स्ट्रक्चर और क्लासेस क्या होते हैं? तो जैसे कि हम यहाँ पर एक ये स्टेटमेंट लिखा मैंने, इंटीजर ए, सी में या C++ में, दोनों में सेम ही सिंटेक्स है। तो यहाँ पर मैंने लिखा इंटीजर ए, तो इससे होगा क्या, मेरा एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा ए, और ये आपको दिख रहा है कि एक वेरिएबल क्रिएट हो गया ए। तो ए का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू स्टोर कर सकता है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो ये तो बना एक सिंपल वेरिएबल। अगर हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर
जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने बनाया स्ट्रक्ट बुक और इसके अंदर 3 वेरिएबल हैं, इंटीजर a, b और फ्लोट c। तो 3 वेरिएबल हैं। तो जब हम इसका वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने बना रखा है बुक b1 और b2, तो ये हमारे स्ट्रक्चर के वेरिएबल कहलाएंगे। तो जब b1 बनेगा तो इसके अंदर 3 फील्ड होंगे a, b और c। तो ए और बी में दोनों में इंटीजर वैल्यू स्टोर करा सकते हैं और सी में हम फ्लोट वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। इसी तरह हम B2 में 3 वेरिएबल बनेंगे ए, बी और सी। जैसे हमारा स्ट्रक्चर है, इसी तरह से हमारी होती है C++ में क्लास भी हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है और इसका डिक्लेरेशन भी काफ़ी हद तक मतलब स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लास ये मेरा कीवर्ड है, स्टूडेंट ये मेरी क्लास का नाम है और फिर ये करली ब्रेसेस और इसके अंदर मैंने 2 डेटा मेंबर दे रखे हैं कि नेम और एज। तो ये हो गए। इसके बाद एक फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है मैंने, वॉइड डिस्प्ले। तो ये मेरी क्लास है। अब जब मैं एक क्लास के वेरिएबल बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट और फिर जो भी मुझे वेरिएबल बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया st1, st2। तो ये मेरे 2 वेरिएबल बन गए जिसके अंदर नेम और एज ये तो मेरे डेटा फील्ड्स हैं और ये मेरा डिस्प्ले जो है ये फंक्शन है। इसके बाद st2 है, ये भी नेम, एज और डिस्प्ले। तो ये 2 ऑब्जेक्ट बन गए मेरे, मतलब क्लास के वेरिएबल को, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्लास के वेरिएबल्स को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर मेरे ये 2 ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। इसके बाद है एनुमरेटेड डेटा टाइप्स। एनुमरेटेड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि एनम, जैसे कि मैंने वहाँ पे क्लास को डिफ़ाइन किया था, ऐसे ही यहाँ पर एनम ये कीवर्ड है और फिर ये शेप जो है ये मेरे एनुमरेटेड डेटा टाइप का नाम है, शेप। और फिर इसके अंदर करली ब्रेसेस के अंदर मैंने शेप से डिफ़ाइन कर दिए कि सर्कल है, कोमा स्क्वायर है और ट्राइंगल है। तो अब इससे हुआ क्या, इससे बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस हुआ, इससे ये हुआ कि एनम जो है ये ऑटोमेटिक वैल्यूज़ असाइन कर देता है। जैसे मैंने लिखा सर्कल, तो सर्कल को ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा 0, स्क्वायर को 1 और ट्राइंगल को 2। तो ये ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा। इस ऐसे ही जब मतलब नेक्स्ट लिखा मैंने एनम कलर रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन, तो रेड को असाइन हो जाएगा 0, येलो को 1, ब्लू को 2 और ग्रीन को 3, इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर और देखें एनम पोजीशन ऑफ ऑन, तो ऑफ को 0 और ऑन को 1 असाइन हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब इसके अंदर जो वैल्यू असाइन करना चालू करता है वो लेफ़्ट टू राइट करता है और 0 से स्टार्ट करता है। नेक्स्ट हम देखें कि यहाँ पर एनम रेड, अब जैसे कि यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर रहा है और 1 इंक्रीमेंट करता हुआ वैल्यू असाइन करते जाता है। अगर हमको वैल्यू स्पेसिफाई करनी है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू ये होनी चाहिए, तो हम इस तरह से भी डिक्लेरेशन दे सकते हैं। एनम ये रेड है, फिर येलो इक्वल टू 4, तो यहाँ पे येलो की वैल्यू 4 हो गई, फिर ब्लू की वैल्यू 8 हो गई और ग्रीन की वैल्यू क्या होगी, 8 के जस्ट बाद 9, और रेड हमारा क्योंकि इनिशियल है तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा, तो 0, 4, 8 और 9। तो ये हमारी वैल्यूज़ हो गई। ऐसे ही अगर मतलब ये हमने लिखा शेप रेक्ट, तो ये रेक्ट जो है ये रेक्ट हमारा बन गया वेरिएबल, और किस टाइप का बना है, शेप टाइप का, मतलब शेप का हमने एक वेरिएबल जनरेट किया है। तो ये रेक्ट इज़ ए वेरिएबल ऑफ टाइप शेप। अगर हम इसका एग्जांपल देखें एनुमरेटेड डेटा टाइप का प्रोग्रामिंग में, तो यहाँ पर जैसे कि हमने ये लिखा है हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंटीजर मेन, और फिर इसके बाद ये हमारा एनुमरेटेड डेटा टाइप। वापस हमने यहाँ पर शेप का यूज़ किया है, शेप, और फिर इसके अंदर 3 शेप दे रखी है, सर्कल, ट्राइंगल और स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने बताया सर्कल को अलॉट होगा 0, ट्राइंगल को 1 और स्क्वायर को 2। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर शेप क्लास का एक वेरिएबल बनाया शेप रेक्ट, और उसके अंदर हमने असाइन कर दिया सर्कल, यानी सर्कल की वैल्यू। तो हमारे हिसाब से क्या असाइन होना चाहिए, 0।
इसके बाद हमने क्या किया, सी आउट वैल्यू इक्वल टू रेक्ट। तो मतलब सर्कल की जो वैल्यू थी 0 वो रेक्ट के अंदर चली गई, तो हमारे हिसाब से प्रिंट होना चाहिए 0। इसके बाद ये हो गया प्रोग्राम फिनिश। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसका आउटपुट जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि वैल्यू इक्वल टू 0 प्रिंट कर रहा है ये। तो हमने भी यही बोला था कि इनिशियल कहाँ से स्टार्ट करता है, ये 0 से वैल्यू असाइन करना स्टार्ट करता है और लेफ़्ट टू राइट असाइन करता हुआ जाता है, एक एक इंक्रीमेंट करता हुआ। तो सर्कल की वैल्यू 0 है, ट्राइंगल की वैल्यू 1 है और स्क्वायर की वैल्यू हमारी 2 होगी। तो ये थे हमारे एनुमरेटेड डेटा टाइप्स। इसके बाद हमारे डेराइव्ड डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। डेराइव्ड डेटा टाइप्स में है हमारा एरे। तो यहाँ पर जैसे एरे क्या होता है, एरे होता है हमारा कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, मतलब एक ही तरह के एलिमेंट्स का कलेक्शन हमारा कहलाता है एरे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंटीजर एरे, मतलब ये मैंने डिक्लेरेशन दे रखा है इंटीजर ARR और फिर इसके अंदर ये 5। तो ये 5 जो है ये साइज़ है, मतलब हमारे कितने एलिमेंट्स हमें चाहिए। तो 5 है, तो मतलब 5 इंटीजर टाइप के वेरिएबल हमें यहाँ पर हम वैल्यू स्टोर करा सकते हैं 5 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स की। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया इंटीजर ARR, तो ये एक वेरिएबल क्रिएट हो गया हमारा ARR नाम से, जिसकी क्या क्वालिटी है कि ये 5 इंटीजर वैल्यू को रख सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये 10, 21, 11, 25, 35, तो ये 5 वैल्यू ये स्टोर कर सकता है। ये जो 5 है ये यही डिनोट कर रहा है कि इसका साइज़ क्या है, कितने एलिमेंट्स आपको चाहिए आपके एरे में। तो ARR हो गया इसका नाम, इंटीजर हो गया कि किस टाइप की वैल्यू आपको इसके अंदर स्टोर करानी है, और 5 जो ब्रैकेट्स में लिख रहा है ये है इसका साइज़ कि कितने एलिमेंट्स मुझे स्टोर कराने हैं इस एरे में। इसके बाद है यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 दिख रहा है आपको। तो ये 0, 1, 2, 3, 4 है हमारा इंडेक्स होता है, क्योंकि एरे का इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो 0, 1, 2, 3, 4। अब दूसरी बात ये है कि एरे में एक्सेस कैसे करते हैं हम एलिमेंट्स को। तो अगर हमें 11 को एक्सेस करना है तो मुझे लिखना है ARR, क्योंकि ARR मेरे एरे का नाम है और वो कौन से इंडेक्स पे 11 वैल्यू 2 पर। तो मैं ये 2 लिखूँगा तो मतलब इसका क्या है 11। फिर ARR 4 लिखा है, इसका मतलब है मेरा 35। यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, ये गलत है, 35 है ARR 4 इंडेक्स पर। तो ये है मेरा एरे। इसके बाद है हमारा फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म ए टास्क। जैसे कि हमारा अभी देखा हमने मेन फंक्शन था, मेन फंक्शन हमारा एक फंक्शन ही है जो कि क्या है एक पर्टिकुलर टास्क कर रहा है। तो क्या है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये कहलाता है हमारा फंक्शन। इसके बाद है हमारा पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं हमारे जो किसी दूसरे वेरिएबल का, मतलब सेम डेटा टाइप का, जैसे मेरा इंटीजर डेटा टाइप है तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल का ही वो एड्रेस होल्ड करता है, तो वो होते हैं हमारे पॉइंटर्स। इसके बाद है हमारा रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं हमारे, रेफरेंस वेरिएबल होते हैं जैसे कि हमारा एक वेरिएबल है उसका एक और अल्टरनेटिव नेम हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से बताऊंगा अभी कि इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव नेम फॉर ए प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल। तो एक एग्जिस्टिंग वेरिएबल है उसका एक और नाम हो जाएगा। तो इसका सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप फिर रेफरेंस नेम और इक्वल टू वेरिएबल नेम। तो जैसे कि यहाँ पर मेरा फ्लोट टोटल, ये मेरा एक वेरिएबल बना हुआ है जिसकी वैल्यू है 100। तो मेरा एक टोटल वेरिएबल जनरेट हुआ जिसकी वैल्यू क्या है 100। और फिर ये फ्लोट n% सम इक्वल टू टोटल। तो ये मेरा क्या है रेफरेंस नेम है सम। तो यहाँ पर मैं सम रेफरेंस नेम जनरेट कर रहा हूँ किसके लिए, टोटल के लिए। तो होगा क्या, जैसे कि यहाँ पर ये 100 है, ये किसका नाम है, किसकी वैल्यू है टोटल की। तो जब मैंने ये लाइन लिखी फ्लोट n% सम इक्वल टू टोटल, तो इस टोटल का एक और नाम हो गया क्या हो गया सम। और अब अगर आप करते हैं सी आउट सम तो ये आपको प्रिंट करके देगा 100।
और अगर आप सम पे चेंजेस करते हैं तो ये चेंज टोटल में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो यही एक अल्टरनेटिव नेम है, मतलब इसका दूसरा नाम भी हो जाएगा। जैसे एक नाम टोटल हो गया, दूसरा नाम सम हो गया। तो ये होते हैं हमारे रेफरेंस वेरिएबल या रेफरेंस डेटा टाइप। इसके बाद है हमारे ऑपरेटर्स कितने हैं C++ में, तो ये हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, बाकी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। तो देर आर 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स। तो 5 कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो पहली कैटेगरी है हमारी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपके होते हैं ये इस तरह के, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मॉड्यूलस। तो ये सारे हमारे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद है हमारे दूसरे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे कौन कौन से होते हैं? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह के ये हमारे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हमारे? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। इसके बाद है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे हैं ये असाइनमेंट, एडिशन असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, डिवीज़न असाइनमेंट और मॉड्यूलस असाइनमेंट। और इसके बाद है हमारे पास लास्ट कैटेगरी है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर ही हमारे बिट्स के ऊपर काम करते हैं, और ये बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है, बिटवाइज एक्सोर है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। तो ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं। तो ये सारे ऑपरेटर्स मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि ये ऑपरेटर्स होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जैसे कि हमने देखा कि डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं हमारे C++ में, और ऑपरेटर्स की कैटेगरीज देखिए। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।